अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने जो पंचायत जो आपके निसाब में शामिल मुंशी प्रेमचंद जी का जो अफसाना है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था और वो फर्स्ट पार्ट का जो आखिरी लाइन जो उसकी आखिरी लाइन थी वो ये थी कि जुम्मन ने हाज़रीन पर एक उछटती हुई निगाह डाली, अपने तई मुखालिफों के नरगे में पाया, ख़ुद को मुखालिफों के नरगे में पाया, दिलेराना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बना ले, मुझे कोई उज़्र नहीं है। यहाँ तक हम सभी ने पढ़ा। अब आज जो आगे इससे आगे क्या कहानी है वो स्टार्ट करते हैं, तो बने रहें शुरू से आखिर तक। अब खाला कह रही है, खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता। जुम्मन ने बुढ़िया को गज़बनाक निगाहों से देखकर कहा, अब इस वक्त मेरी ज़बान न खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना दो। ये जुम्मन ने कहा अपनी खाला से। खाला ने जुम्मन के एतराज़ को ताड़ लिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान न बेचे। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन ही हैं? और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानेगा, अलगू चौधरी को तू मानेगा। जुम्मन फ़रते मुसर्रत से बाग बाग हो गए, यानी खुशी से झूम उठा, मगर ज़ब्त करके बोले, अलगू चौधरी ही सही मेरे लिए, जैसे रामधन मिस्र वैसे अलगू कोई मेरा दुश्मन नहीं। अब यहाँ पर देखिए, बुढ़िया ने भी होशियारी दिखाई, उसने किसी और को नहीं चुना बल्कि उसके दोस्त अलगू को ही चुना। क्योंकि अलगू उसका दोस्त था और पहले ही बुढ़िया ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया और दूसरे को पंच चुनने के बजाय अलगू को ही चुन लिया। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का तजुर्बा उम्र के हिसाब से होता है। वो बूढ़ी हैं इसका क्या मतलब, लेकिन उनके अंदर में काफ़ी तजुर्बे हैं। अलगू बगलें करें कि अलगू बगलें झांकने लगे, इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। कौन? अलगू बेचारा जैसे ही अलगू को चुना गया तो वो बगले झांकने लगा। मतलब क्या है, सटपटा सा गया, इधर उधर देखने लगा। मोतरेज़ाना अंदाज से कहा, यानी एतराज़ करते हुए, इनकार करते हुए कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं खोता, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कही बुढ़िया ने, कि देखो बेटा, तुम भले ही अलगू जुम्मन के गाढ़े दोस्त हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रख लेना कि दोस्ती के चक्कर में कोई अपना ईमान नहीं बेचता। बिल्कुल सही बात है। और फिर बुढ़िया ने क्या कहा कि जो पंच का हुक्म होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो पंच की बात होती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। ये बात सही है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से हर कोई काम होता है, बग़ैर खुदा के हुक्म में कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बुढ़िया ने अपने अक्ल का, अपने शऊर का इस्तेमाल किया और अलगू को पंच चुना। अब देखिए यहाँ सभाएं हैं, इसको अच्छी तरीके से देखिए, कितनी प्यारी सभा लगी हुई है। अब आगे क्या होता है, करे अलगू को कोई चारा न रहा, सरपंच बने। अलगू को कोई चारा न रहा, सरपंच बने। कौन? अलगू। रामधन मिस्र दिल में बुढ़िया को कोसने लगे। रामधन मिस्र दिल में क्या करने लगा? बुढ़िया को कोसने लगा। क्यों कोसने लगे? अलगू चौधरी ने फरमाया, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। अब वो इसलिए कोसने लगा क्योंकि रामधन मिस्र क्या है? उसका दुश्मन है। किसका? शेख जुम्मन का।
और अलगू कौन है? उसका दोस्त है। तो सभी को ये लगा कि हो सकता है अलगू गलत फैसला करे, लेकिन यहाँ पर बुढ़िया ने भी अपने अक्ल शऊर का इस्तेमाल किया। भले ही लोग जो भी सोचे, लेकिन आगे क्या होता है देखते रहिएगा। अलगू चौधरी ने फरमाया, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब ज़रूरत पड़ी है तो तुमने हमारी मदद की है और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, मगर इस वक्त न तुम हमारे दोस्त हो न हम तुम्हारे दोस्त। देखिए, अब जुम्मन ने अलगू ने कहाँ से बात शुरू की कि जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तूने पूरा किया, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमने पूरा किया, लेकिन अब इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। न तुम मेरे दोस्त हो न मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये फिर है क्या? तो ये इंसाफ और ईमान का मामला है। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कहना कह सुनाया। खाला जान ने क्या किया? पंचों से अपना हाल कह सुनाया। तुमको भी जो कुछ कहना हो कहो। यानी खाला ने पंच को अपनी पूरी कैफियत सुना दी। अब तुमको जो कुछ कहना है कहो। जुम्मन एक शान फजीलत से उठ खड़े हुए और बोले, पंचो, मैं खाला जान को अपनी माँ के बजाय समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। यानी जुम्मन ने क्या कहा कि एक शान फजीलत से उठकर खड़ा होता है और बोला, पंचो, मैं खाला जान को अपनी माँ के बजाय समझता हूँ, यानी माँ की तरह ही समझता हूँ, और इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता, कोई कमी नहीं रखता। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। यानी हर महीने रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वह किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर। अब अलगू चौधरी को आए दिन अदालत से साबिका रहता था। कानूनी आदमी थे। अलगू चौधरी कानूनी आदमी था। जुम्मन से जिरह करने लगे। जुम्मन से क्या करने लगे? जिरह करने लगे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़ी के ज़र्ब की तरह लगता था। हथौड़ी के ज़र्ब की तरह मतलब हथौड़ी की मार की तरह। ज़र्ब का मतलब होता है हथौड़े से जो कूटा जाता है, उसी को मार को कहते हैं। रामधन मिश्र और उनके रफ़ीक यानी सर हिला हिला कर उन सवालों के दाद देते थे। रामधन और उनके रफ़ीक यानी उनके दोस्त सर हिला हिलाकर उन सवालों के दाद देते थे। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठा कैसे मज़े मज़े की बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है। अच्छी दोस्ती निभाई। इससे अच्छे तो रामधन ही थे। वह ये तो जानते कि कौन कौन से खेत कितने पर उठते हैं और क्या निकासी होती है। जालिम ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। ये जुम्मन सोच रहा है। जिरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फ़ैसला सुनाया। लहजा नहायत मतीन और तहकुमाना था। शेख जुम्मन पंचों ने इस मामला पर अच्छी तरह गौर किया। ये लहजा नहायत ही मतीन और तहकुमाना का मतलब होता है यानी कि ऐसा लहजा जिसमें हुक्म सादिर हो कि तुम्हें ये करना है। ज़्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफ़ा होता है। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो। इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा। जुम्मन ने फ़ैसला सुना
और सन्नाटे में आ गए अहबाब से कहने लगे, भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। यानी ये जुम्मन फैसला सुना और सन्नाटे में आ गए और अहबाब से कहने लगे कि भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसके गर्दन पर छुरी फेरी जाए। उसी को उसी को निरंगी रोज़गार कहते हैं। अगर लोग ऐसे दगाबाज गंदुम नुमा जो फरोश न होते, गंदुनुमा जो फरोश न होते, मुल्क पर ये आफतें क्यों आती। ये हैज़ा और प्लीग उन्हीं मक्कारियों की सज़ा है। मगर रामधन मिश्र और जग्गू सिंह इस बेलाग फैसले की तारीफ़ में रब्तुल लिसान थे। इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी, दोस्ती दोस्ती की जगह है। मुकद्दमा ईमान का सलामत रखना है। ऐसे ही सत्यवादियों से दुनिया कायम है, वरना कब की जहन्नम में मिल जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। तनावुर दरख्त हक़ का एक झोंका भी न सह सका। वह अब भी मिलते थे मगर तीरों सपुर की तरह। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर न होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन न लेने देती थी। यानी ये जो हक़ की बात ऐसी कड़वी लगी, और ये बात सच है कि सच बात हर किसी को कड़वी लगती है, चाहे वो कोई भी हो। आप अगर हक़ बोलोगे ना तो अगलों को गलत महसूस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जुम्मन ने अलगू ने सही फ़ैसला सुनाया और जुम्मन को ये नागवार गुज़रा, है नहीं, क्योंकि हक़ पे था कौन, अलगू, और जुम्मन नाहक़ पे था। अब जितनी भी पुरानी दोस्ती थी सबकी सब ख़त्म हो गई कुछ ही देर में। अब अंदर ही अंदर दोनों मिलते तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या था, इंतकाम का बदला चल रहा था, इनको चैन नहीं मिल रहा था। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। पिछले साल अलगू बटीसर के मेले से बैलों की एक अच्छी गौएं मोल लाए थे। पेछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्ब जवार के लोग इन्हें देखने आते रहे। उस पंचायत के 1 महीना बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेक व बद देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवा दिया है। उसके बरक्स चौधराइन को ख्याल था कि उस पर कुछ करा दिया गया है। चौधराइन और फ़हीमन में एक दिन ज़ोर शोर से ठनी, यानी झगड़ा हुई। दोनों खातून, चौधराइन जो थी वो अलगू की बीवी थी और फ़हीमन वो जुम्मन की बीवी थी। दोनों खातूनों ने रवानी बयान की, नदी बहा दी, तशबीहात और इस्तियारों में बातें हुई। बारे जुम्मन ने आग बुझाई, बीवी को डांटा और रज़्मगाह से हटा ले गए। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी कलामियों की दाद दी। अब एक बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर न मिला। नाचार उसे बेच डालने की सलाह हुई। गांव में एक समझो सेठ थे, वह यक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव में गुड़घी भरते और मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते, गांव में बेचते। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई। सोचा इसे ले लूं तो दिन में बला कसी मन्नत की 3 खेवैये हों, नहीं तो एक ही के लाले रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौंरी की पहचान कराई,
मोल भाव किया और अपने दरवाजे पर लाकर बांध दिया। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गर्जमंद थे, घाटे की कुछ परवाह न की। समझो ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, दिन में 3-3 4-4 खेवैये करते। ना चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेवैयों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया और गरीब जानवर भी दम भी न लेने पाता था कि फिर जोत दिया। यानी कहने का मतलब ये कि एक सेठ था और ये बैल जो 2 जोड़ी ये ख़रीदा था तो एक तो मर गया है नहीं, एक बैल बचा हुआ था। तो वो सेठ जो है से उसको 1 महीने के कगार पे ले गया कि मैं पहले इसको ट्राई मारूंगा, उसके बाद लूँगा। अब ये घाटे का भी कुछ परवाह नहीं किया, क्योंकि अब गर्जमंद था ये सोचा कि अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, कौन अलगू। लेकिन वो जो लेकर जो गया तो वो दिन भर 3-3 4-4 खेवैये करते, यानी 3-3 4-4 मतलब उसको दौड़ाता शहर से गांव, गांव से शहर। उसके बाद फिर मंडी ले जाता, खेतों में काम करवाता है नहीं, या सूखा रूखा भूसा उसके सामने डाल देता। अलगू चौधरी के यहाँ थे तो चैन की बंसी बजती थी। रात पाते साफ पानी धुली हुई अरहर भूसे के साथ खल्ली, कभी कभी घी का मज़ा भी मिल जाता। शाम सवेरे एक आदमी खड़े करता, बदन खुजलाता, झाड़ता, पोंछता, सोहलाता। कहाँ वो नाजो नेमत, कहाँ ये 8 पहर की रपट। महीना भर में बेचारे का कचुम्बर निकल गया। किसका? बैल का। यक्का का जोआ देखते ही बेचारे का काहियाओ छूट जाता। बेचारा का हयाओ छूट जाता। एक कदम चलना दोभर था। हड्डियां निकल आई थी, लेकिन असील जानवर। एक दिन चौथे खेवैये में सेठ जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर ने पैर मुश्किल से उठते थे। बैल जिगर तोड़ कर चला, कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने फिर जवाब दे दिया। ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। सेठ को कुछ अंदेशा हुआ, गौर से देखा, बैल को खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी घर क्यों कर पहुँचे, यानी कैसे पहुँचे। बहुत चीखे और चिल्लाए, मगर देहात का रास्ता, बच्चों की आँख है, सरे शाम बंद, कोई नज़र ना आए। यानी बच्चों की आँख है, मतलब जिस तरह बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, उसी तरह गांव के रास्ते पे भी शाम होते ही लोग नज़र नहीं आते थे। करीब कोई गांव भी ना था। मारे गुस्सा के बोला, तुझे मरना था तो घर पर मरता, तूने आधे रास्ते में दांत निकाल दिए। यानी बैल से कह रहा है। देखिए किस तरीके से सेठ ने बैल पे सामान को लादे हुआ है, और एक ही बैल है। बात समझ में आ गई। और 1 महीने के कगार पर ये लेकर करके गया हुआ है सेठ। इसको अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। तो मेरे साथियों, अब आज की कहानी यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आगे की बातें होंगी। खुदा हाफिज़।